हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इन लास्ट यूट्यूब सेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था अप टू आई थिंक फीचर्स ऑफ आईबीसी तक। बट उन्हें फिर बट अभी हम लोग उसको रिवीजन करेंगे एंड ऑनवर्ड्स वी हैव मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक्स एज वेल। सो जस्ट अ मिनट। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कोड। कोड में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुए थे, जस्ट एज इंसॉल्वेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंसी वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक्रप्सी वर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडेशन वर्ड। ये हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके थे लास्ट सेशन में। एंड व्हाट इज मेंट बाय कोड एज वेल। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। हम लोगों ने पहले ये भी पढ़ा था कि इंसेप्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी लॉज इन इंडिया। इंडिया में आईबीसी लॉ की उत्पत्ति मींस इंसॉल्वेंसी की का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, इंट्रोडक्शन कहाँ से हुई, इवोल्यूशन कहाँ से हुई। तो ये हम लोग पहले भी कवर अप कर चुके थे कि पहले थे प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, देन आफ्टर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट आया जो कि प्रोविंसेस में लगता था, जैसे कि कोलकाता प्रोविंस और मद्रास प्रोविंस एज वेल। फिर सिका आया, सिका के बाद में कंपनीज एक्ट आई, डीआरटी एक्ट आई और लास्ट में फाइनली आईबीसी आया। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके थे। इम्पैक्ट उसका क्या हुआ था ये हम लोग क्विकली रिवीजन कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था यूट्यूब सेशन में। और ये जब जस्ट उसके बाद में जो आईबीसी है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, व्हाट इज, कुछ लॉज रिपील हुए, कुछ लॉज में मॉडिफिकेशन हुई, मतलब अमेंडमेंट हुई। जो कि रिपील हुए एक्ट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आईबीसी कोड 2016, उनमें मेजरली दो हैं, प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। कुछ एक्ट्स अमेंड हुए, सीका अमेंड हुआ, डीआरटी एक्ट अमेंड हुआ, कंपनीज एक्ट अमेंड हुए। तो ये सब चीजें, ये सब हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। फीचर्स की बात भी हम लोग पहले कर चुके थे, तो इसमें मैं ज्यादा आप टाइम नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन दिस स्लाइड। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आज के टॉपिक पे। सो टुडेज टॉपिक इज डेटर इन पोजीशन टू क्रेडिटर इन पोजीशन। व्हाट डज इट मीन कि व्हेन आईबीसी में क्या होता है कि डेटर से पोजीशन लेके क्रेडिटर को दे दिया जाता है। क्रेडिटर हियर रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और एनबीएफसीज एज वेल। सो दीज ऑल आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स डेटर से लेके पोजीशन क्रेडिटर को दे दिया जाता है। इट मींस ये लेमन लैंग्वेज की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम लोग इसके कुछ फीचर्स को, कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। द कोर्ट आर बीइंग कंसाइज विज़ पर्सिंग द कॉर्पोरेट विल ऑफ डिफॉल्ट, वेल क्लियर्ड। दूसरा पॉइंट है द कोड एम्स एट ब्रिंगिंग द डिफॉल्टर्स टू बुक by empowering creditors to initiate the process at an early stage for replacing the management. Okay, the code provides for takeover of management by insolvency professional nominated by the creditor. Professionals to have a flexibility to bring in turnaround specialists and consultants to achieve the desired business result. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, एज ए लेमैन लैंग्वेज में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट हेयर इट इज क्लियरली स्पेसिफिक मेंशनड है। जो कोड है आईबीसी कोड, वो बात करता है टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट बाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स नॉमिनेटेड बाय द क्रेडिटर्स। ठीक है, प्रोफेशनल्स to have the flexibility to bring in turnaround specialist and consultant to achieve the desired business result. Here जो टेक ओवर, जो मैनेजमेंट होता है ना, फ्रॉम डेटर्स टू क्रेडिटर्स को ट्रांसफर हो जाता है व्हेन एज एंड व्हेन सीआईआरपी orders was admitted by the double A. Double A here refers to adjudicating authority. Adjudicating authority in case of corporate person is NCLT. जैसे ही एनसीएलटी सीआरपी ऑर्डर दे देती है, मोरेटोरियम लग जाता है। मैं आपको ये बाद में भी बताऊंगा, बट मैं आपको ये स्टार्टिंग इसका है ना, टेक ओवर कैसे होता है। तो टेक ओवर की बेसिक स्टार्टिंग होती है मॉरिटोरियम से। मॉरिटोरियम मैं आपको किसी और क्लास में भी बताऊंगा, किसी और लेक्चर में बताऊंगा, बट आप ये समझ लीजिए एज ए लेमैन कि जैसे ही सीआरपी एडमिट होती है, वैसे ही जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स होते हैं, वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स होते हैं,
उनके हाथ में कुछ नहीं रहता है, दे आर जस्ट मूव्ड आउट फ्रॉम द पिक्चर, उनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है कॉर्पोरेट डेटर पे, और कॉर्पोरेट डेटर पर सारा ही कंट्रोल आ जाता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ प्रोफेशनल, एक ऐसा प्रोफेशनल है जो कि आईबीबीआई से रजिस्टर्ड है, और आईबीबीआई से रजिस्टर्ड होने के लिए उसे बहुत सारी कंडीशंस का कंप्लाइंस करना होता है, जैसे कि उसे 10 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, LIE एग्जाम होना चाहिए। ये भी मैं आपको किसी दिन इन डेप्थ नॉलेज में बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आईपी। बस आप ये समझिए भी कि आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज ए पर्सन हु इज नॉमिनेटेड बाय क्रेडिटर। कई बार होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर एप्लीकेशन में नॉमिनेट करते ही नहीं है, मतलब एप्लीकेशन में प्लेस प्रपोज करते ही नहीं है कि हु विल बी एक्ट एज ए IRP इन अवर केस। तो उसमें क्या होता है, उसमें डबल ए, डेट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपने ही आप से किसी और IRP को, किसी और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को प्रपोज करती है और डायरेक्ट मतलब अपॉइंट करती है एज IRP। तो ये तो क्लियर कट पिक्चर होगी कि IRP के हाथ में कंट्रोल आ जाता है। IRP बेसिकली IRP के हाथ में आता है, बट इसे आप क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रेडिटर के ही डायरेक्शंस पे IRP काम करता है, IP काम करता है, RP काम करता है। सो दिस लाइन आई थिंक इतने समझाने से ये डेटर इन पोजीशन टू क्रेडिटर इन पोजीशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। बट अगर फिर भी इन केस अगर आपको कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, तो यू जस्ट ड्रॉप अ वन मैसेज, ड्रॉप अ वन कमेंट ऑन माय वीडियो इन यूट्यूब। मैं आपको इंस्टेंट ही, जैसे आई विल फिर वंस आई गॉट टाइम, मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। और उसके और आप मुझको कॉल भी कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट नंबर भी है इन फर्स्ट स्लाइड। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर। और फोर्थ पॉइंट है, द कोड प्रोवाइड्स फॉर लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मिनिमाइज द लॉसेस फॉर डेटर्स एज वेल एज शेयर होल्डर। हेयर हम लोग बात करते हैं कि द कोड ने CIRP और लिक्विडेशन दोनों के ही रास्ते खोल रखे हैं। सपोज कंपनी रिजॉल्व होती ही नहीं है, कंपनी का कोई लेमैन लैंग्वेज में बोले कि कोई खरीदार ही नहीं आता है, कोई पार्टी ही आर नॉट, मतलब सम नॉट, कोई भी बिडर ही इंटरेस्टेड नहीं है टू परचेज दी एसेट्स ऑफ दैट कंपनी। तो उस केस में क्या होता है, या फिर सपोज रेजोल्यूशन प्लान आया बट बैंक ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, बैंक डिडंट अप्रूव फॉर द सेम, तो उस केस में भी CIRP उस केस में भी कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। सो दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द वे फॉर लिक्विडेशन एज वेल। सो जस्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी, स्कोप एंड स्ट्रक्चर ऑफ IBC की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि ये IBC के एक्ट किन किन के ऊपर एप्लीकेबल है, दैट डील्स विद द प्रोविजन एप्लीकेबिलिटी। ओके, सो all kind of corporate persons, all kind of corporate enterprises, limited liability partnership firm, individuals। अब इन चारों पे ही IBC नॉर्म्स, IBC प्रोविजंस आर एप्लीकेबल, बट कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज और LLP के लिए AA, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है NCLT, और पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल्स के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है आपका DRT, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज से यहाँ पे मेनली रेफर कर रहे हैं कंपनीज को, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वेरियस, मतलब ऑल कंपनी इंक्लूसिव। LLP भी यू आर वेरी मच अवेयर कि LLP आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर LLP एक्ट। पार्टनरशिप फर्म से भी आप लोग जनरली मतलब होंगे वाकिफ। इंडिविजुअल के लिए और पार्टनरशिप के लिए DRT है। कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज एंड LLP के लिए AA इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज NCLT। ये तो हो गई एप्लीकेबिलिटी की बात। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। In entirely, the code has 255 sections which are divided into 5 parts as given below. 255 सेक्शन है और 255 सेक्शन ही are divided into 5 parts. That is part 1 which deals with the preliminary definitions, part 2 which deals with the insolvency resolution for liquidation for corporate person, part 3 which deals with the insolvency resolution and bankruptcy for individual and partnership firm, part 4
which deals with the regulation of insolvency professionals, agencies, and insolvency utilities. Part 5 is miscellaneous provisions, deals with miscellaneous provisions. Scope. IBC code deals with the insolvency, deals with the liquidation, deals with the voluntary liquidation, deals with bankruptcy. So these all four are covered under the IBC code. अभी कुछ दिनों में आई थिंक अभी मानसून सेशन में प्रपोज्ड भी है कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के भी प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू आईबीसी एज ए न्यू चैप्टर. सो फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी भी एक स्कोप, एक पार्ट बन जाएगा आईबीसी में. और जो दो प्रोविजन इसमें नहीं है वो भी ये हैं, एक एमएसएमई के लिए भी प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान आ चुका है और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए भी. तो दीज ऑल आर 7, I mean to say 7 scopes, 7 different areas are there in IBC. Framework of the code. यहाँ पे रेगुलेटर कौन है? जो मैं अभी रेगुलेटर इज ए पर्सन जो कि रेगुलेट करता है. यहाँ पे IBBI इज एक्ट एज ए रेगुलेटर. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी डेलीगेट कर देती है टू सम अथॉरिटी कि आप इस एक्ट का कंप्लायंस देखेंगे और यू एक्ट एज ए रेगुलेटर. सो हियर इन IBC द रेगुलेटर इज IBBI, दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. अब वो रेगुलेट किनको करेगा? रेगुलेट करेंगे IPA को, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंसॉल्वेंसी यूटिलिटीज. अब मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेके यहाँ पे इन तीनों की डेफिनेशंस को भी बता देता हूँ. IBBI is a regulator, is a frontline, is a regulator who regulates all these three, that is IPA, that is IPs and IU. अब IPA क्या है? IPA is a frontline regulator जिसमें आपको पहले एज ए मेंबर इनरोल कराना पड़ेगा एंड आफ्टरवर्ड्स जब आप IPA के मेंबर बन जाएंगे देन यू नीड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद IBBI, तब आप माने जाएंगे IPs. तो मैं आपको बता देता हूं फॉर योर नॉलेज से, देयर आर ओनली 3 IPAs at present are working in India. That is, one is IPA of ICAI, one is IPA of ICMAI and one is IPA of ICSI. CA का IPA है, CS का ICSI का IPA है, CMA का IPA. There are only 3 IPAs. ये लोग क्या करते हैं? मेंबर्स को रजिस्टर करते हैं, उनकी उनको सुपरवाइज करते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको असिस्ट करते हैं. तो दीज आर द वर्क मेजरली आर द फंक्शंस ऑफ IPA. अब IPs कौन होते हैं ये मैं आपको डिटेल में किसी और क्लास में बताऊंगा, बट मैं आपको फिर भी यहाँ बता दूं जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर प्रपोज करता है IP को. ठीक है, तो यहाँ पर वही IPs हैं. IPs कौन है? IP पहले मेंबर बनेंगे IPA के, देन और मेंबर बनने के लिए भी कंडीशन है, LIE एग्जाम क्लियर होना चाहिए, रिक्वायर्ड रेलिवेंट एरिया, रिक्वायर्ड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनको सॉल्वेंट होना चाहिए, है ना. तो ये सब चीजें हैं. फिर उसके बाद आप IBBI में रजिस्टर होने के साथ ही IP बन जाएंगे. अब IU क्या है? IU बोल सकते हैं एज ए लेमन लैंग्वेज इज ए रिपोजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स. IU इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है विच एक्ट एज ए रिपोजिटरी फॉर डेटा वेयर हाउस. यहाँ पे सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का डेटा होता है, लोन्स होता है, लोन्स की डिटेल होती है. तो ये वही है. एज एट प्रेजेंट देयर इज ओनली वन IU इन इंडिया इज वर्किंग, दैट इज NESL. अब एडजुडिकेटर की बात करते हैं. National company, there are 2 adjudicating authorities in India. One is national in IBC. I'm only deals at present. I'm only talking about IBC. There are only 2 IBC. There are 2 adjudicating authority in IBC. One is NCLT and another one is DRT, जो मैंने पहले भी बताया आपको. अब NCLT किसकी adjudicating authority? NCLT है corporate entities की, LLPs की, और DRT किसकी है? नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की, जिसमें कि इंडिविजुअल आते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म चाहते हैं. ओके, अब हम लोग मूव करते हैं दूसरी स्लाइड पे. अब दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं तो ये डील करती है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएशन एंड कमेंसमेंट. हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? ये कुछ क्वेश्चंस हैं. When can a corporate insolvency resolution process be initiated? How the process will be initiated? What are the after effects of initiation?
Who is not entitled to initiate CRP? What is the timeline specified in the code vis-a-vis completion of CRP? तो ये मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा. Who is entitled? एज पर मैं आपको बता दूं जनरली कि ऑपरेशनल क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और इनफैक्ट कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इज आल्सो एलिजिबल एज पर सेक्शन 7 फाइनेंशियल क्रेडिटर, एज पर सेक्शन 9 ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड एज पर सेक्शन 10 कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. These three persons are entitled to initiate CIRP against any corporate entity. When can a corporate insolvency process be initiated? As and when the application, जैसे ही ये फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और आपका कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन मूव ऑन करेगा टू AA, वैसे ही उसके बाद में एज एंड व्हेन एप्लीकेशन एडमिटेड बाय NCLT, उसी दिन से एप्लीकेशन CRP इनिशिएट हो जाएगी. हाउ द प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड? प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन लगानी होती है. एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लगाने से पहले सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग नोटिस भी देना होता है कि आपका जो ड्यू है, और अगर वो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं करता है देन आप एप्लीकेशन लगाएंगे, और एप्लीकेशन लगाने के बाद में जैसे ही ऑर्डर आ जाएगा CRP इनिशिएट हो जाएगी. व्हाट आर द आफ्टर इफेक्ट ऑफ CRP? अब CRP जिस दिन एडमिट हो गई कंपनी के खिलाफ, उस दिन से क्या इफेक्ट होगा? उस दिन से सेक्शन 14 का मॉरिटोरियम लग जाएगा. मॉरिटोरियम लगते ही आप ना कंपनी के सबसे पहले तो प्रमोटर ही बाहर हो जाता है पिक्चर से. दूसरा, कंपनी के ऊपर वो सेक्शन 14 है. मैं आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज भी बाद में बताऊंगा, बट मैं आपको एज ए लेमैन आपको बता दूं कि प्रमोटर्स पिक्चर से बाहर हो जाते हैं. प्रमोटर्स का कोई भी रोल नहीं रहता कंपनी में. कंपनी के ऊपर ना कोई सू कर सकता है, ना ही कंपनी कर सकती है, एक्सेप्ट और क्या नाम पर कंपनी अपने अग्रीमेंट को कर सकती है, पर हु इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कंपनी एज ए गोइंग कंसर्न, जो गोइंग कंसर्न को बनाए रखने के लिए जरूरी है कंपनी, उनके साथ एग्रीमेंट कर सकती है. तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया मॉरिटोरियम. अब हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट CRP, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में. व्हाट इज द टाइमलाइन स्पेसिफाइड इन अ कोड? टाइमलाइन वैसे तो मैं आपको बता ही देता हूँ. 180 डेज में CRP कंप्लीट करनी होती है. एक एक्सटेंशन अलाउड होता है 90 डेज का, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर है AA की. AA दे भी, AA ना भी दे, बट आपको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी 90 डेज के लिए. तो हो गया 270 दिन. अगर इन केस में कोई लिटिगेशन वगैरह है तो इंक्लूसिव ऑफ लिटिगेशन 330 डेज से ज़्यादा CRP नहीं चल सकती. ये तो हो गया एज ए रेगुलेटरी प्रोविजन. पर प्रैक्टिकली कई केसेस में आई हैव सीन कि 330 से ज़्यादा भी केसेस लिंगर ऑन होते हैं, क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होती हैं, टेक्निकलिटीज होती हैं, केसेस लिंगर ऑन होते हैं, अटैचमेंट्स होते हैं और कई सारी चीज़ों की वजह से. तो ये तो हो गया ये स्लाइड. अब अभी जैसे कि लास्ट उसमें था ब्रॉड CRP प्रोसेस में, आपको इस स्लाइड से भी और क्लियर होगा, आपको इस स्लाइड से और क्लियर होगा. ब्रॉड CRP प्रोसेस, सबसे पहले एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ IRP. जैसे ही एप्लीकेशन लगाएगी उसमें FC प्रपोज करेगा, नहीं प्रपोज करेगा तो AA खुद से ही एक IRP को प्रपोज करे, मतलब एक IRP को IP को अपॉइंट कर देगी एज ए IRP. ओके. अब आफ्टरवर्ड्स जैसे ही अपॉइंटमेंट हो गया, इसमें पब्लिक अनाउंसमेंट देगा, टेक ओवर ऑफ एसेट्स लेगा कंपनी की, और क्लेम के लिए कोलेशन ऑफ क्लेम एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ COC करने लगेगा. COC क्या है? COC इज ए कमिटी ऑफ क्रेडिटर, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हियर फाइनेंशियल क्रेडिटर ओनली. ओके. जिन केसेस में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होंगे उन क्रेडिटर्स में लार्जेस्ट OCs की भी बनती है, पर वैसे मेजरली जनरली फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की ही कमिटी बनती है. तो ये काम होता है IRP का जैसे ही ऑर्डर एडमिट हो गया और CRP इनिशिएट हो. अब 30 दिन में करना होता है. 14 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट के 14 दिन के अंदर अंदर ये क्लेम मंगाने होते हैं. क्लेम आने के बाद में रिपोर्ट फाइल होती है COC को. ये मॉडल टाइमलाइंस हैं, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करना होता है, 14 दिन में क्लेम आते हैं, उसके बाद में 21 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, जिसमें सारी रिपोर्ट सर्टिफाइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, किसका कितना क्लेम है, क्या अमाउंट है, कितना एडमिट हुआ, वो सारी डिटेल AA को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी होती है. तो वो भी हो गया. अब 30 दिन के अंदर अंदर
उस appointment of resolution professional in the creditors meeting held within 7 days of constitution of COC. जिस दिन COC अपॉइंटमेंट 30 दिन के लिए IRP का टेन्योर जो होता है उसे इंटरिम बोला जाता है। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मतलब कि वो उसका टेन्योर फिक्स है, 30 डेज का है। 30 डेज के अंदर ही अंदर जो COC बनेगी उसकी फर्स्ट मीटिंग ऑफ COC में ही या तो उसी को ही एज ए RP अपॉइंट करेगी COC, नहीं तो कोई दूसरा IRP दूसरा IP एक्ट प्रपोज होगा, अपने प्रपोज करेगा अपने आप को, और वो अपॉइंट होगा एज ए न्यू RP। फिर RP की क्या प्रोफेशनल ड्यूटीज रहती हैं? RP इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बनाएगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या है ये मैं आपको सब जल्दी जल्दी अभी मतलब बता दे रहा हूँ, वरना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ही अपने आप में एक क्लास लगेगी, ठीक है। और तो मैं बट आपको फिर भी जनरली बता दे रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होती है। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारी ही डिटेल, सारी ही वैल्यूएशन होती है कि एसेट्स की क्या वैल्यू है, और इसी के ही बेसिस पे कोई अदर पार्टी जो PRAs होते हैं, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स होते हैं, वो कंपनी की बर्थ को एनालाइज करके बिडिंग करते हैं। वो अपना रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करते हैं कि मुझे कितना मतलब क्या अमाउंट कंपनी को, इसको रेजोल्यूशन मतलब कंपनी को क्या अमाउंट मैं ऑफर करूं CD को। तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ IM एंड सबमिट रेजोल्यूशन प्लान टू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल फॉर एग्जामिन एंड फर्दर सबमिशन फॉर अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर। अब रेजोल्यूशन प्लान आ गया, ठीक है। रेजोल्यूशन प्लान RP ने एग्जामाइन किया, उसके बाद में एग्जामिन करने के बाद में उसने प्रपोज किया बिफोर COC। अब COC या तो उसको अप्रूव कर देगी, अगर या तो COC उसको रिजेक्ट कर देगी। अगर अप्रूव कर दिया फिर वो RP NCLT के पास में डालेगा, मतलब फाइल करेगा रेजोल्यूशन प्लान फॉर देयर अप्रूवल। ऐसा नहीं है कि COC ने अप्रूव कर दिया तो फिर रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, ऐसा नहीं। इट इज नॉट लीगली फॉलोड प्रैक्टिस। COC के बाद में NCLT की भी अप्रूवल लेनी होती है। सपोज NCLT ने भी अप्रूवल दे दी, तभी वो रेजोल्यूशन प्लान बाइंडिंग होगा फॉर ऑन दी बोथ ऑफ द पार्टीज, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज रेजोल्यूशन प्लान COC ने अप्रूव कर दिया और NCLT ने रिजेक्ट कर दिया, फिर क्या होगा? फिर लिक्विडेशन स्टार्ट होगी, लिक्विडेशन की एप्लीकेशन मूव ऑन होगी। वैसे तो कई सारे जजमेंट्स भी हैं कि NCLT रिजेक्ट नहीं कर सकती है ऑन कॉमर्शियल विजडम, क्योंकि COC ने अपनी कॉमर्शियल विजडम के साथ में वो प्लान अप्रूव किया है, तो और कोई हो सकते हैं पर कॉमर्शियल विजडम पे शक नहीं कर सकती है। ये डायरेक्शंस भी हैं और ऑर्डर्स भी हैं NCLT के लिए। अब मूव करते हैं दूसरी स्लाइड। हाँ, अभी मैंने मॉरिटोरियम भी बताया था आपको, तो मैं आपको इसी स्लाइड में बता देता हूँ। मॉरिटोरियम जैसे ही CRP इनिशिएट होती है वैसे ही मॉरिटोरियम लग जाता है सेक्शन 14 का। तो व्हेन कैन NCLT डिक्लेयर्स मॉरिटोरियम? इसका एग्जांपल इसका मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया था। एज एंड व्हेन CRP ऑर्डर इनिशिएटेड बाय द एडमिटेड बाय द AA, then CRP then we can say कि CRP स्टार्ट हो गई है। जैसे ही CRP स्टार्ट होगी वैसे ही मॉरिटोरियम लग जाएगा। मॉरिटोरियम क्या होता है? मॉरिटोरियम लगने का क्या हुआ, मतलब मॉरिटोरियम वो मैं इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूएशन ऑफ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, transferring or disposing of any assets of the corporate debtor, any action or foreclosure recover any security interest created by corporate debtor vis-a-vis property, including any action under SARFAESI, recovery of any property by an owner where property is occupied is in possession of corporate debtor। अब मॉरिटोरियम लग गया, वैसे ही ना कंपनी किसी के ऊपर सू कर पाएगी, ना ही कंपनी के ऊपर कोई सू कर पाएगा। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जैसे ही मॉरिटोरियम लग जाएगा वैसे ही जो कंपनी के एसेट्स हैं उन कंपनी के एसेट्स को ना कॉर्पोरेट RP डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। और जो तीसरा पॉइंट बोल रहा है जो भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड होंगे उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता रिकवरी के लिए, सारफेसी में भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और रिकवरी वगैरह कोई और भी रिकवरी नहीं हो सकती। मॉरिटोरियम कब खत्म होता है? मतलब मॉरिटोरियम ये लगा रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। मॉरिटोरियम की एक टाइमलाइन है, जैसे ही वो कब खत्म होगा मैं आपको बताता हूँ। मॉरिटोरियम
cease to be in effect on completion of CRP। जैसे ही CRP कंप्लीट हो जाएगी वैसे ही मॉरिटोरियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट में। पब्लिक अनाउंसमेंट, व्हेन अ पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी गिवन, जैसे ही सीआरपी इनिशिएट होगी वैसे ही 3 दिन के अंदर अंदर फॉर्म ए में पब्लिक अनाउंसमेंट देना होगा। पब्लिक अनाउंसमेंट का पूरा प्रोसीजर, पब्लिक अनाउंसमेंट में क्या क्या होगा वो फॉर्म ए में डिस्क्राइब है। ठीक है, और इसके साथ साथ पब्लिक अनाउंसमेंट देना कहाँ कहाँ पे है। पब्लिक अनाउंसमेंट देना है इन 1 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर, 1 रीजनल लैंग्वेज पेपर वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द सीडी इज सिचुएटेड। ठीक है, और ऑन द वेबसाइट ऑफ द सीडी इफ फंक्शनल, ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द बोर्ड फॉर द पर्पस। बोर्ड को जाएगा, सीडी की वेबसाइट पे जाएगा, 2 न्यूज़पेपर में जाएगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक रीजनल न्यूज़पेपर में, जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सीडी का होगा। अब ये वाटरफॉल मैकेनिज्म है, वैसे तो सीआरपी में नहीं है, ये तो लिक्विडेशन में जरूरत पड़ती है, बट वाटरफॉल मैकेनिज्म में आपको इसका एक वो बता देता हूँ लेमैन क्रक्स, कि वाटरफॉल मैकेनिज्म जैसे ही कंपनी सीआरपी में तो वाटरफॉल मैकेनिज्म लगता नहीं है अंडर सेक्शन 53, ये लिक्विडेशन में आता है। लिक्विडेशन में भी कब लिक्विडेशन में आता है, जब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूँ। कंपनी पे डेट है, कंपनी ने बैंक से लोन ले रखा है 1000 CR का, ओके 1000 CR का। अब कंपनी लिक्विडेट हुई, उसके सारे एसेट्स आरपी ने बेच दिए, मतलब लिक्विडेट कर दिया, उसको सपोज रिकवरी हुई ओनली 200 करोड़ की। अब 200 करोड़ की रिकवरी हुई, अब 200 करोड़ को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे जाएंगे। 200 करोड़ में जो है वो सारे ही पहले बैंक्स को दिए जाएंगे। पहला चार्ज होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, ठीक है। दूसरा सिक्योर्ड और वर्कमैन ड्यूज फॉर पीरियड ऑफ अप टू 24 मंथ्स प्रीसीडिंग लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। दूसरा चार्ज होता है अनसिक्योर्ड, फिर एनी रिमेनिंग ड्यूज। ये धीमे धीमे ऐसे जैसे ये चार्ट में गिवन है ना वैसे ही चलता रहता है, बट फर्स्ट चार्ज लिक्विडेशन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में उतनी रिकवरी हो ही नहीं पाती है जिससे कि जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनका पूरा रियलाइजेशन हो जाए और उसके बाद में भी कुछ बच जाए। अगर कुछ बचेगा तभी ही हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्राइटेरिया, नेक्स्ट जो प्रायोरिटी है वो उसमें कौन आ रहा है, उसे किसको देना है। तो प्रैक्टिकली तो वैसे इतना रिकवरी होती नहीं, बट फिर भी फॉर ए लीगल नॉलेज पहला इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन कॉस्ट होता है, देन उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का राइट होता है, उसके बाद में वेजेस एंड अनपेड ड्यूज अदर देन वर्कमैन का होता है, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का होता है, फिर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्यूज का होता है, फिर कोई बचे एनी रिमेनिंग ड्यूज का होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इफ एनी, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का केस में भी। तो ये तो हो गया आपका स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड की बात करते हैं। अब इंटरिम प्रोफेशनल, ये मैंने आपको बता भी दिया था कि जैसे ही ऑर्डर आएगा, पहले ये था कि एनसीएलटी शैल अपॉइंट एन आईआरपी विद इन 14 डेज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अब क्या है, अब जैसे ही इनिशिएट, अब ये चेंज हो गया लो, अब जैसे ही मैं अपोलॉजीज फॉर नॉट अपडेटिंग इट इन दिस स्लाइड, जैसे ही अब क्या होता है, अब जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही उसी दिन उसी ऑर्डर में ही या तो प्रपोज किया होगा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने, उसको ही अपॉइंट कर देगी डबल ए एज आई आर पी, अदरवाइज अपने पैनल से उठा के एनसीएलटी अब किसी आईआरपी को अपॉइंट कर देगी। अब रोल ऑफ आईआरपी, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट of the IRP, the management of the affairs of the corporate debtor shall best in the IRP। जिस दिन ऑर्डर अप्रूव हो गया उसी दिन से जो मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल कॉर्पोरेट डेटर्स का IRP ले ले, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में दी मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स, द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स or the partners of the corporate debtors shall stand suspended and be exercised by the IRP। जिस दिन ऑर्डर आ गया उस दिन से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर सस्पेंड हो जाएंगी और जो उनकी पावर्स हैं, मतलब जो उनकी फंक्शंस हैं, वो आईआरपी एक्सरसाइज करेगा। The officers and the managers of the corporate debtor shall report to the IRP and provide access to document of the corporate debtor as may be required by IRP। जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑफिसर्स और मैनेजमेंट होगा वो IRP को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर नहीं कराता है तो क्या कर सकता है, मैं आपको एक बताऊं कि सेक्शन 92 की एप्लीकेशन मूव ऑन कर सकता है IRP बिफोर द ऑनरेबल NCLT। The financial institution
maintaining accounts of the corporate shall act on the instruction of the IRP in relation to the account and furnish ओके सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी अकाउंट्स हैं वो सारे मेंटेनेंस और अब सब आईआरपी ही देखेगा और उसके ही डायरेक्शंस पे जो टीम है जो मैनेजमेंट है वो एक्ट करे। अब ड्यूटीज ऑफ आईआरपी फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी को ये सारी ड्यूटीज हैं। कलेक्ट all the information relating to the assets, financials and operations of the corporate debtors and determining the financial positions of the corporate debtor, information collect करेगा, receive and collect all the claims submitted by the creditors to him pursuant to the public announcement made. Okay, third one is constituted COC, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ। File information collected with the information utility. Take control and custody of any assets over which the corporate debtor has ownership right as recorded in the balance sheet of the corporate debtor or with the information utility or the depository of the securities or any other registry that records the ownership of assets. The interim resolution professional shall, after collation of all claims received against the corporate debtor and determination of the financial position of the corporate debtor, constitution committee of creditor, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 21 दिन के अंदर 14 दिन में 3 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट और 14 दिन में क्लेम आएंगे। देन आफ्टरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC होगी और कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ क्लेम भी किसका कितना अमाउंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC करेगा IRP। तो ये सारी हो गई ड्यूटी ऑफ IRP। अब पावर, IRP हैज बीन वेस्टेड विद द पावर टू अपॉइंट। IRP की पावर्स क्या क्या है? IRP अपने फंक्शंस को स्मूथली चलाने के लिए, कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लीगल काउंसिल हु मे प्रोवाइड स्पेशलिस्ट एडवाइस टू IRP. The IRP may sell unencumbered assets of the corporate debtor other than in the ordinary course of business if he is of the opinion that such a sale is necessary for the better realization of value. अभी मॉरिटोरियम में पढ़ा था कि IRP कोई भी एसेट्स ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट ऐसे एसेट्स जो अनइनकम्बर्ड हो, जिस पे चार्ज ना हो, वो एसेट्स को IRP सेल ऑफ कर सकता है अगर IRP को लगता है कि ये एसेट्स जो हैं इनकी वैल्यू डिटेरियोरेट हो रही है तो वो बेच सकता है। IRP enters into the contract on behalf of corporate debtor or to amend modify the contract which were entered into before the commencement of CIRP. IRP कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अमेंड मॉडिफाई मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अमेंड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, जो कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ CIRP होंगे। IRP अब फंक्शंस को चलाने के लिए इंटरम फाइनेंस की भी डिमांड कर सकता है बिफोर COC कि सपोज उससे और फंड्स की रिक्वायरमेंट है फॉर बेटर ऑपरेशन, क्योंकि कंपनी को गोइंग कंसर्न बनाए रखना भी एक ड्यूटी होती है IRP की। तो उसको उस ड्यूटी का कंप्लायंस करने के लिए अगर सपोज फंड्स ही नहीं है कंपनी में तो IRP फंड्स के लिए इंटरम फाइनेंस रेज करने के लिए COC से डिमांड कर सकता है कि I need funds for maintaining the operations of the company. Issue instructions to the personnel of the corporate debtor to keep the corporate debtor as a going concern. Take all necessary actions to keep the corporate debtor as a going concern. तो ये तो सारी ड्यूटी पावर होंगी। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जैसे ही 30 दिन बीतते हैं तो ये ड्यूटी बन जाती है कि 30 दिन के अंदर अंदर COC जो है वो या तो उसी को कंफर्म करे या तो न्यू पर्सन को एज ए RP, न्यू IP को एज ए RP अपॉइंट करे। तो द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में इन द फर्स्ट मीटिंग बाय मेजॉरिटी वोट ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आइदर रिजॉल्व टू अपॉइंट एज IRP टू RP और रिप्लेस IRP बाय अनदर RP. RP शैल कंडक्ट, RP की ड्यूटी है, RP shall conduct the entire CIRP and manage the operations of the corporate debtor during CIRP period. The RP shall give notice of each meeting to the committee of creditors, a members of COC, a member of suspended board of directors or partner of the or the partners of the corporate persons, operational creditors and their representative if their dues is not less than 10%. अब ये दूसरा वाला पॉइंट बात कर रहा है कि RP नोटिस किसको देगा। नोटिस की लीगल कंप्लायंस, जो लीगल कंपल्शन है वो RP देगा मेंबर्स ऑफ ईच COC, वो मेंबर ऑफ COC मेंबर्स। जैसे सपोज 5 बैंक्स हैं तो 5 बैंक्स को जाएगा नोटिस,
उसके बाद में जो भी जितने पुराने जो प्रमोटर्स ग्रुप है, जो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उनको जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर उनका क्लेम 10% से ज़्यादा है तो उनको जाएगा। ठीक है। अब ड्यूटीज ऑफ आईआरपी, ये ड्यूटीज हैं कि प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और आरपी शैल प्रिपेयर इंफॉर्मेशन memorandum containing relevant information as specified by IBBI for formulating a resolution plan. RP shall submit the resolution plan as approved by the committee of creditors to the adjudicating authority. Initiation of liquidation. ये सारी ड्यूटीज हैं आरपी की, जो कि लॉ में क्लियरली मेंशन है कि आरपी की ड्यूटी क्या है। रोल ऑफ आईआरपी, आरपी इन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये भाई पूरा प्रॉपर मॉडल चार्ट है कि जो उसको कंप्लाई करना है आरपी को इन द प्रोसेस ऑफ सीआरपी। पब्लिक अनाउंसमेंट देना है, जब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विद इन 3 days ऑफिस अपॉइंटमेंट इन फॉर्म में, और बोर्ड को भी इंटीमेट करना है। ठीक है वही, और ये भी और न्यूज़पेपर में भी देना है। न्यूज़पेपर में भी मैंने बताया था आपको 2 न्यूज़पेपर में देना है, इंग्लिश और रीजनल, जहाँ पे भी उसका रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड हो उस पर, और कॉर्पोरेट डेटर की वेबसाइट पे भी। IRP to appoint two registered valuer within 7 days of the 7 days of his appointment। मतलब जिस दिन IRP एज ए, ये 7 days ऑफ हिज, जिस दिन आरपी बनेगा, ठीक है, वैसे तो ये टाइमलाइन अब चेंज हो गई, 47 days में IRP वो वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट करना मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बाद में सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम्स बाय क्रेडिटर्स, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयज टू आईआरपी इन फॉर्म BCDE। ये फॉर्म क्लेम्स के फॉर्म है, जिसमें अपना क्लेम सबमिशन करेंगे, इसमें अपना क्लेम सबमिट करेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, वर्कमैन, एम्प्लॉयज, ये सारे वेरिफिकेशन करेंगे 7 दिन में। वेरिफिकेशन करना है 7 दिन में, मतलब 14 दिन तक क्लेम आएंगे, 14 दिन के बाद में 7 दिन और 21 दिन तक वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। 2 दिन में COC कॉन्स्टिट्यूट, 2 दिन में फिर विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC, ये 30 दिन में होना है, T+30 days में कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। और वेयर अ कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट, COC शैल कंसिस्ट ऑफ 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स बाय वैल्यू, 1 वर्कमैन रिप्रेजेंटेटिव, 1 एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंटेटिव। IRP to convene first meeting of COC within 7 days of filing the report. IRP shall provide the liquidation value to COC in electronic form. IRP shall submit IM, मैं बता चुका हूँ आपको, IM is a document जिसमें सारी डिटेल होती है। RP shall present all resolution plan that meets requirement of code to COC for its consideration. RP on instruction of COC may apply for extension of CRP period before NCLT। तो ये तो मोटा मोटी हो गया। वैसे तो मैं आपको मॉडल टाइमलाइन पूरी की एक स्टेप, सारा कंप्लाइंस क्या क्या करना है, मैं आपको सारी चीज़ें किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं, कि रिपोर्ट NCLT को देनी होती है, वो सारा मैं आपको फ्री बता दूंगा। बट मोटा मोटी एज ए लेमन लैंग्वेज ये सारा प्रोसेस है। अब delving into the code, insolvency resolution process, cost, amount due to suppliers, amount due to person, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको लिक्विडेशन प्रोसेस के बारे में भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लिक्विडेशन प्रोसेस में मेजरली क्या होता है। जब कंपनी CRP में गई और CRP प्रोसेस सपोज CRP प्रॉपर कंप्लीट हो ही नहीं पाई, रीज़न फॉर बीइंग इज कि NCLT ने रिजेक्ट कर दिया रेजोल्यूशन प्लान, NCLT या फिर रेजोल्यूशन प्लान COC नहीं अप्रूव नहीं किया, तो इन सच केस लिक्विडेशन प्रोसेस कंप्लाई करना पड़ेगा RP को। और उस लिक्विडेशन प्रोसेस में ये प्रॉपर गाइडलाइंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का, एक लिक्विडेशन स्टेट बनेगी जिसमें लिक्विडेशन स्टेट में सारे ही एसेट्स ऑफ द कंपनी जो कि बिलोंग करते होंगे वो सारे होंगे। कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम होगा, जो क्लेम COC ने पहले दिया होगा, और अगर चाहे तो वो तो अपडेटेड क्लेम भी दे सकता है यहाँ पे, तो ये सब और भी कई सारे क्रेडिटर्स भी दे सकते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम होगा, सेम वैसे ही जैसे CRP में वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम होता था, क्लेम अमाउंट का वेरिफिकेशन होगा, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ क्लेम होगा।
अपील बाय द क्रेडिटर टू एनसीएलटी विद इन 14 days फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ क्लेम। लिक्विडेटर अगर किसी को लिक्विडेटर टू स्क्रूटनाइज प्रेफरेंशियल अंडर वैल्यूड और एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शन, अगर लगता है कि कोई पीयूएफई ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन वो है जैसे सपोज कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन आप समझ लीजिए, फ्रॉड ट्रांजेक्शन मेजरली एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉड, बट यहाँ पे सभी का ही अलग अलग है, प्रेफरेंशियल का अलग है, अंडर वैल्यूड का अलग है, एक्सटॉर्शनेट का अलग है, बट एक मोटा मोटी मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ कि लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन अगर हुई हो तो वो डिटरमाइन करे। मैं आपको ये सारे वर्ड्स बाद में भी बताऊंगा किसी और लेक्चर में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेटर, फाइनली जो भी रियलाइज्ड होगा वो लिक्विडेशन अकाउंट में जाएगा फंड, और उसका सेक्शन 53 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो ये भी लिक्विडेशन के बारे में बताता है, जैसा कि अभी पहले था, ये उसका मॉडिफाइड वर्जन, मतलब और डिटेल्ड व्यू है कि इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन कैसे होगा। ये भी बोलता है कि वेयर द आरपी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी but before confirmation of resolution plan intimate the NCLT of the decision of the committee of creditor to liquidate the corporate debtor. The NCLT shall pass a liquidation order. RP appointed for CRP shall act as a liquidator for the purpose of liquidation unless replaced by NCLT. ये भी एक बेटर पॉइंट है कि आरपी ही अपॉइंट जो हुआ है वही लिक्विडेटर करेगा, बट कई केसेस में मैंने अब पर प्रैक्टिकली अब क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं कि कई केसेस में आरपी सीओसी जो चाहे ना वो दूसरे किसी फर्दर आरपी को भी लिक्विडेटर के लिए प्रपोज कर सकती है, लेकिन वो तभी एक्ट में आएगा जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। ये कुछ ड्यूटीज है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कस्टडी लेनी है, इवेल्युएट करना है एसेट्स का, कैरी ऑन करना है बिजनेस का फॉर बेनिफिशियल लिक्विडेशन, टू सेल द कंपनी, टू सेल द मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, और ये सारी चीज़ें। ये कुछ केस स्टडीज़ हैं, मैं आपको बाद में इसके बारे में और एनालिसिस बताऊंगा। केस स्टडीज़ को भी नहीं हम लोग टेकअप करते हैं, क्योंकि अभी ये आप पहले बेसिक्स को क्लियर करिए, और अगर कोई भी पर्सन इस साइट को अगर कोई भी जैसे किसी को लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट हो गया है, और अगर उसे लगता है कि ये स्लाइड उसे चाहिए, तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट ऑन माई डेट यूट्यूब कि विद योर ईमेल आईडी, आई विल इमीडिएटली शेयर दैट पीपीटी टू दैट पर्सन, मैं उसको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा। और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल, और you can make a call to me, especially I am free on Saturdays and Sunday as well, तो आप सैटरडे संडे को किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं अगर कुछ भी पूछना हो। जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ दी व्यूअर्स कि प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और डू कमेंट इफ अगर कुछ भी गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स कलीग्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इन IBC। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको लाऊंगा ऑन सम अनदर डिफरेंट टॉपिक। और अगर आपको कोई लगता हो कि आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पूछना हो तो प्लीज़ ड्रॉप वन मैसेज ऑन माय यूट्यूब चैनल, आई विल ट्राई टू टेक इट ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू वंस अगेन व्यूअर्स।